हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जो मैं आज की आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी आपको क्वेश्चंस पिछले साल जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पिछले कई सालों के मैंने क्वेश्चन पेपर से सर्च करके आपके लिए एमसीक्यूज की एक वीडियो बनाई हुई है। तो जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी जेकेएसएसबी के नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ अपने हेल्पफुल लगेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और क्वेश्चंस को साथ साथ मार्क करने की ट्राई करना, ताकि आपको भी अपनी नॉलेज टेस्ट होती रहे। आपको पता चलता रहेगी आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, एक रफ आइडिया मिल जाए, ताकि आपकी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन है, जहाँ बाकी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन चल रही है, उसमें आपको पता चल जाए कि आप कहाँ फॉल करते हो, आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो का। जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मटेरियल और एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज टू बी मेजर्ड इज क्लासिफाइड एज। जो भी मटेरियल की हम कॉस्ट को मेजर करते हैं उसको हम किस चीज़ में क्लासीफाई करते हैं? एज ऑप्शन 1 मेजरेबल ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, सी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट, या फिर डी बजट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम कोई भी मटेरियल की कॉस्ट हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फादर कौन है? मतलब अकाउंटिंग का जो ओरिजिन है वो किसने किया हुआ है? ओरिजिन मतलब जो इनिशिएट किया हुआ है वो किसने, अकाउंटिंग किसकी स्टार्ट की थी? ऑप्शन 1 मैक्स विलियम, ऑप्शन 2 लूका पिक्योली, ऑप्शन 3 आर्यभट्टा, या ऑप्शन 4 एडम स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 लूका पैकियोली। जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने जो है वो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 लूका पैकियोली। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड और वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ। कॉस्ट जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है वेरिएबल। एक फिक्स कॉस्ट होगी जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, और वेरिएबल जिसकी कॉस्ट जो है वो चेंज होने वाली कॉस्ट, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब इनको क्लासीफाई हमने किस बेसिस पे किया हुआ है? ऑप्शन 1 स्पेसिफिक एक्टिविटी, ऑप्शन 2 गिवन टाइम पीरियड, ऑप्शन 3 कॉमन एक्टिविटी, या ऑप्शन 4 बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, मतलब हम कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। किस बेसिस पे? स्पेसिफिक एक्टिविटी के बेसिस पे और गिवन टाइम पीरियड के बेसिस पे कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डायरेक्ट कॉस्ट एंड allocation ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज। मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं उसको ट्रैक करते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलोकेट करते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 कॉस्ट असाइनमेंट, ऑप्शन 2 डायरेक्ट असाइनमेंट, ऑप्शन 3 इनडायरेक्ट असाइनमेंट, या फिर ऑप्शन 4 इकोनॉमिक असाइनमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कॉस्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग कॉस्ट विच इज प्रिडिक्टेड टू बी इंकर्ड और फ्यूचर कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज। अकाउंटिंग में फ्यूचर कॉस्ट जो है, या फिर जो कि कॉस्ट फ्यूचर में रहने वाली है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? उस कॉस्ट को हम किस में क्लासीफाई करते हैं? ऑप्शन ए पास्ट कॉस्ट, ऑप्शन 2 इंकर्ड कॉस्ट, ऑप्शन 3 एक्चुअल कॉस्ट, या ऑप्शन 4 बजटेड कॉस्ट। हमारी जो कॉस्ट है प्रेजेंट की रहने वाली है, तो उसको तो हमारी जो इंकर्ड कॉस्ट है उसी में आएगा। हमारी जो फ्यूचर में कॉस्ट रहने वाली है किसी चीज़ के बारे में, हम जो फ्यूचर में किसी चीज़ की कॉस्ट को प्रिडिक्ट करते हैं, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट क्या होती है कि जो भी कॉस्ट की जो फ्यूचर वैल्यू रहने वाली है उसको बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। जो लोग अपने आंसर्स मैच कर रहे हो, जो लोग हमारी वीडियो के साथ साथ अपने नॉलेज चेक कर रहे हैं, अपने आंसर्स को मार्क कर रहे हैं, तो जिनके करेक्ट ऑप्शन है ये, तो वो बिल्कुल सही है, उनकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो ऑप्शन हमारे पास जो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है, कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कैनॉट बी इकोनॉमिकली ट्रेसेबल इज क्लासिफाइड एज। कॉस्ट जो कि रिलेट होती है, किससे रिलेटेड होती है? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, और जो कि इकोनॉमिकली ट्रेस नहीं किया जा सकता है, उसको उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं?
लाइन कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिकली ट्रेस नहीं की जा सकती है और साथ में इसको हम रिलेट कर सकते हैं टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू एनी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड एज। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ असाइन कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम किस में क्लासीफाई करते हैं? ऑप्शन 1 इकोनॉमिक कॉस्ट, बी कॉस्ट ट्रेसिंग, जो थर्ड ऑप्शन है वो कॉस्ट ऑलोकेशन या नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है कॉस्ट ऑलोकेशन। कॉस्ट ऑलोकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम किसी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एक्टिविटी एंड चेंज इन टोटल कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज। रिलेशनशिप आपको बताना है कि उस रिलेशनशिप की जो चेंज इन एक्टिविटी और चेंज इन टोटल कॉस्ट के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 फिक्स्ड रिलेशनशिप, ऑप्शन 2 जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इनइफेक्टिव रिलेशनशिप या फिर वेरिएबल रिलेशनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम चेंज फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन एक्टिविटी एंड चेंज इन टोटल कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉस्ट असाइनमेंट फॉर स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड एज। मतलब डायरेक्ट जो कॉस्ट असाइनमेंट है किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का, उसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं? ऑप्शन 1 कॉस्ट ऑब्जेक्ट लाइन कॉस्ट, कॉस्ट ट्रेसिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टाफ कॉस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी कॉस्ट ट्रेसिंग। कॉस्ट ट्रेसिंग में क्या होता है कि कॉस्ट ट्रेसिंग में डायरेक्ट कॉस्ट असाइनमेंट की जाती है किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास, इन अकाउंटिंग कॉस्ट इंकर्ड इन पास्ट और इन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड एज। अकाउंटिंग में जो कॉस्ट प्रीवियसली जो पास्ट में इंकर हुई है, जो पास्ट में हुई है कॉस्ट, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बोलते हैं? मतलब अगर कोई भी कॉस्ट हम प्रीवियस कॉस्ट जो पास्ट में हुई वैल्यू है या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वैल्यू लिखी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट, ऑप्शन 2 बजटेड कॉस्ट, सी पास्ट कॉस्ट या फिर इंकर्ड कॉस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे? मतलब बजटेड कॉस्ट तो आपको पता है फ्यूचर जो भी वैल्यू होती है, फ्यूचर कॉस्ट को हम बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। तो जो हमारी पास्ट की जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कॉस्ट लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल कॉस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डेटा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे इज क्लासिफाइड एज। अकाउंटिंग सिस्टम में जो कॉस्ट डेटा की कलेक्शन है, अगर हम उसको ऑर्गेनाइज वे से करते हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे? तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 सिस्टम अकोमुलेशन, ऑप्शन बी अकोमुलेटेड डेटा, सी कॉस्ट अकोमुलेशन या फिर 4th ऑर्गेनाइज्ड अकोमुलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 कॉस्ट अकोमुलेशन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हम आपके पास, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग आपको किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है? अकाउंटिंग किस चीज़ के बारे में बताती है? ऑप्शन ए कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या फिर ऑल ऑफ द वर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अकाउंटिंग आपको कॉस्ट एंड इनकम ऑफ मैनेजर्स भी बताता है, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी भी बताती है एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन भी बताती है एक इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वर्क। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट दैट हैव वैल्यू। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या आ गया कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी बट उनकी राइट टाइम पे उसकी वैल्यू होगी। मतलब कोई भी एसेट हमारे पास है तो उसकी बाय टाइम से उसकी जो लॉन्ग टर्म फिजिकल एक्सिस्टेंस कुछ भी नहीं है बट उसकी वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए करंट एसेट, ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट, 3 इंटैंगिबल एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंटैंगिबल एसेट्स। इंटैंगिबल एसेट्स वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिनकी कोई अपने में फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होगी नहीं बट उनकी एक वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th क्वेश्चन, the assets that can be converted into cash within a short period that is 1 year or less is known as। मतलब वो एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए करंट एसेट, बी फिक्स्ड एसेट,
सी इंटैंगिबल एसेट या डी इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करंट एसेट। करंट एसेट को क्या होता है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड आपका 1 साल का भी रह सकता है और 1 साल से कम का भी रह सकता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, करंट एसेट्स। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है हमारे पास। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स क्या चीज़ें हैं? ऑप्शन ए करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, इंटैंगिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इंटैंगिबल एसेट्स। इंटैंगिबल एसेट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा कि वो एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उनकी वैल्यू है। तो कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स ये क्या चीज़ है? कॉपीराइट्स आपने वर्ड सुना होगा, तो इनकी क्या है? आपको फिजिकली आप इनको टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना आप, पर इनकी एक वैल्यू होती है। नेक्स्ट आपके पास 16th क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइबिलिटी। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है कि इसमें से क्या लाइबिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म, बी करंट, सी फिक्स्ड या कंटिंजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो है वो एक टाइप की लाइबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है हमारे पास। द लाइबिलिटीज दैट आर पेएबल इन मोर देन अ ईयर एंड आर नॉट बी लिक्विडेटेड फ्रॉम करंट एसेट्स। वो लाइबिलिटीज़ का आपने नाम बताना है जो कि पेएबल हो जाती हैं, मतलब जिनको आप पेएबल बना सकते हो इन मोर देन अ ईयर, और जिनको हम करंट एसेट्स में लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। तो उनके ऑप्शन सुन लीजिए पहले। करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स लाइबिलिटीज़, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिक्स लाइबिलिटीज़। तो फिक्स लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा का अगर टाइम पीरियड हो जाए तो उसमें आप उनको पेएबल हो जाती हैं वो लाइबिलिटीज़। और ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं इसको आप करंट एसेट्स में लिक्विडेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है हमारे पास। द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड, ईयर और लेस, आर नाउन एज। वो डेट जिनको हमें रीपे करना पड़ता है एक शॉर्टेस्ट पीरियड में, मतलब शॉर्टेस्ट अब या तो 1 साल में आपको रीपे करना पड़ता है या तो 1 साल से कम के टाइम पीरियड में आपको रीपे करना पड़ता है। तो उन डेट्स को क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स लाइबिलिटीज़, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो डेट होते हैं जिनको आपको एक शॉर्ट पीरियड के टाइम पीरियड में आपको रीपे करना पड़ता है। अब वो जो शॉर्ट पीरियड है, मतलब आपको 1 साल से कम के टाइम पीरियड में आपको उस डेट को रीपे करना पड़ता है। तो उनको ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन क्या है? करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है। द सेल्स इनकम, क्रेडिट और कैश ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड। जो सेल्स इनकम है एक बिजनेस की जो गिवन टाइम पीरियड में, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब आपका जो एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपकी जो सेल्स की इनकम जो है एक गिवन टाइम पीरियड में, उसका जो मतलब क्रेडिट और कैश, जितना भी आपका सेल की इनकम में कौन सा आ गया? क्रेडिट और कैश दोनों आ गया। तो उस इनकम को क्या बोलते हैं एक पीरियड के लिए? ट्रांजैक्शन, सेल रिटर्न, टर्नओवर या परचेज रिटर्न्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या होता है कि मतलब आपने एक जो गिवन पीरियड है उस गिवन पीरियड में आपके पास आपका जो सेल, जितना भी हमने सेल की उसकी आपकी इनकम आपके पास कितनी आ गई, मतलब आपके पास क्रेडिट कितना हुआ और कैश कितना हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टर्नओवर। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है। एनी रिटर्न एविडेंट इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। बिजनेस ट्रांजेक्शन का कोई भी रिटर्न एविडेंट जो रिटर्न फॉर्म में आपको दिया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए जर्नल, बी लेजर, सी लेजर पोस्टिंग या डी वाउचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, वाउचर। वाउचर क्या हो गया? कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न एविडेंस जो कि आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन को बताता है, उसको वो क्या बोलते हैं? वाउचर। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है। द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज आर। उन अकाउंट्स को क्या बोलते हैं जिसमें आपके एक्सपेंसेस लिखे होते हैं, गेन्स लिखे होते हैं और लॉसेज, तीनों का रिकॉर्ड होता है। एक्सपेंसेस का भी, गेन्स का भी और लॉसेज का भी रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट्स, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं, गेन्स हैं, लॉसेज, इन तीनों का रिकॉर्ड लिखा होता है। ये क्वेश्चन अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था।
तो मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी जो JKSSB के पुराने पेपर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगे, मैंने इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। आपको बस इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, और मैं गारंटी दे सकती हूँ इसमें से अगर मैंने आपको 40 क्वेश्चन दे रही हूँ ना इस वीडियो में, इस वीडियो के आपको 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको एग्जाम में पक्का डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है हमारे पास। रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, जो रियल अकाउंट है वो उसमें क्या होता है, उसमें क्या चीज़ रिकॉर्ड की जाती है रियल अकाउंट में? ऑप्शन ए डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेबिटर्स, बी डीलिंग इन कमोडिटीज़, सी गेन्स एंड लॉसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो रियल अकाउंट में क्या चीज़ लिखी जाती है, क्या चीज़ रिकॉर्ड की जाती है? ऑप्शन बी डीलिंग्स इन कमोडिटीज़। तो रियल अकाउंट्स में हमारा क्या आ जाता है, जो भी हम कमोडिटीज़ के साथ डील करते हैं उनकी सारी डीलिंग्स उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है। इन जनरल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। जनरल में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है? ऑप्शन ए सेम डे, उसी दिन, बी नेक्स्ट डे, सी वंस इन अ वीक, या डी वंस इन अ मंथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सेम डे। तो जनरल में क्या होता है कि जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी जाती है वो उसी दिन, सेम डे, जिस दिन आपको ट्रांजैक्शन हो रही है उसी दिन लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ए जर्नल। इसमें से क्या जर्नल की टाइप है? परचेज जर्नल, सेल जर्नल, कैश जर्नल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो तीनों ये जर्नल्स हैं ये सारे जर्नल की टाइप है। परचेज जर्नल भी होता है, सेल जर्नल भी जर्नल की टाइप है, और कैश जर्नल भी जर्नल की टाइप है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 25th हमारे पास क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो जर्नल से लेजर में उतारते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई अगर मैं फॉर्म में बताऊं तो इसका मतलब कि जर्नल से लेजर में सारी ट्रांजेक्शन्स को उतारना, तो उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पोस्टिंग, बी एंट्री, सी अकाउंटिंग, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है ए पोस्टिंग। तो पोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, जितना भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती है, उसमें जर्नल से उतार के हम लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 26 क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी इन एनी गिवन टाइम। आपको 4 इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है जो कि डिपिक्ट करता है, जो कि शो करता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। मतलब आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, या कैश बुक। तो इनमें से क्या है जो कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस शो करता है किसी भी गिवन टाइम का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करता है, किसी भी कंपनी के स्टेटस को बताता है। किसी टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर हम जाएँ, किसी टाइम पीरियड के अंदर किसी कंपनी का क्या स्टेटस रहा, क्या फाइनेंशियल स्कोर रहा, उसको ये डिपिक्ट करता है। क्या डिपिक्ट करती है? बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपको 27 क्वेश्चन दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर ए शॉर्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपको गिवन 4 आपको जो हैं ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, मल्टीपल्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक को टिक करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या चीज़ जो है वो एक स्टेटमेंट होती है किसकी, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसिव फॉर ए शॉर्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से ऑप्शन जो है मैं बता देती हूँ आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या बैलेंस शीट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें आपके जो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस हैं वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 क्वेश्चन। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट जो है वो क्या होती है हमारे पास? बैलेंस शीट क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, या ऑल ऑफ द अबव। तो बैलेंस शीट किसकी स्टेटमेंट होती है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एसेट की भी बैलेंस शीट हम किसको बोलते हैं? एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी होती है, और कैपिटल। बैलेंस शीट जो होती है स्टेटमेंट होती है किसकी? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, तीनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 हमारे पास। बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती हैं? डेली, वीकली, मंथली, या एनुअली। तो बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती है? ऑप्शन डी एनुअली। एनुअली हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट्स को मेंटेन करते हैं। और बैलेंस शीट आपको पता है क्या होती है? किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो डिपिक्ट करती है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द करंट लाइबिलिटी।
इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि इनमें से करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है। बिल पेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बिल्स पेबल भी करंट लाइबिलिटी में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव भी करंट लाइबिलिटी में आता है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी में ही आता है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन हम देखते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला आपको बताना है। करंट रेशो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? ऑप्शन ए क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज या डेट अपॉन इक्विटी या फिर करंट एसेट्स अपॉन इक्विटी। तो करंट रेशो कैसे बताते हैं? करंट रेशो कैसे बताई जाती है? ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशो फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास 32 क्वेश्चन है, हमारे पास 32nd क्वेश्चन। लिक्विड और क्विक एसिड्स, लिक्विड और क्विक एसिड्स जो हैं वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जो करेक्ट इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो लिक्विड और क्विक एसिड्स निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? करंट एसिड्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप या तो लिक्विड एसिड्स बोलो या तो क्विक एसिड्स, ये आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन है हमारे पास। द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें से किसको एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है। ऑप्शन ए करंट रेशो, बी एसिड टेस्ट रेशो, सी डेट इक्विटी रेशो या डी डेट सर्विस कवरेज रेशो। तो इसका अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो है ऑप्शन सी डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो का जो अनदर नेम है वो क्या है? एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है हमारे पास। लोअर द डेट इक्विटी रेशो। अगर आपकी डेट इक्विटी रेशो कम है तो इसमें चारों ऑप्शंस में से क्या ट्रू है? तो लोअर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन होगी वो भी कम होगी। हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन हायर होगी। इट डज नॉट अफेक्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, या तो नन ऑफ द अबव। मतलब अगर आपकी डेट इक्विटी रेशो जो है उसकी वैल्यू कम होती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन पे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब डेट इक्विटी रेशो और प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। एक हाई होगा तो दूसरा लो होगा, दूसरा लो होगा तो पहला हाई होगा। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन है हमारे पास। अ हायर इन्वेंट्री रेशो इंडिकेट्स। इन्वेंट्री रेशो अगर आपके पास हायर आती है तो इसका क्या मतलब है? बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर है। क्विकर टर्नओवर, आपका टर्नओवर जो है वो क्विकर है, या बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। अगर आपकी इन्वेंट्री रेशो जो है वो हायर है, वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपकी जो बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट है वो बेटर है, प्लस आपका जो टर्नओवर है वो भी क्विकर है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन हमारे पास। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो किसके इक्वल है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन बी ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन सी नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 या फिर ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इस टाइप की जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, आपको ये आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको आगे करना क्या है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन आपके पास। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बजट। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इनमें से ट्रू बताई हुई हैं जो। ऑप्शन है इट आउटलाइंस प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज़, जितनी प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं उनको आउटलाइन करता है आपका एक जो अच्छा बजट है। ऑप्शन बी एक्सप्रेशंस आर मेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिए जाते हैं।
इट इज़ फॉर ए फिक्स्ड पीरियड या ऑल ऑफ द अबव, ये फिक्स पीरियड के लिए और या तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव। आपका जो बजट है वो एक फिक्स पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट नहीं बोल सकते, 1 ईयर 2 ईयर, जितना भी अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग टेन्यूर होता है बजट का, तो एक फिक्स पीरियड के लिए रहता है। जो इसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में लिखे जाते हैं और ये जो है हमारी जितनी प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं उसको सबको आउटलाइन करके बनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंस ऑफ। जो सेल्स एक्सपेंडिचर बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ। किसके एक्सपेंसेस को मेजर करके हमारा जो सेल एक्सपेंडिचर बजट है वो बनाया जाता है। तो किसको मेजर करके बनाया जाता है? ऑप्शन ए एडवर्टीजमेंट, बी मार्केट एनालिसिस, सी सेल्समैन सैलरी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब जब भी सेल्स एक्सपेंडिचर बजट बनता है तो क्या क्या एक्सपेंसेस को माइंड में रख के बनाया जाता है? एडवर्टीजमेंट को भी लेके, मार्केट एनालिसिस को भी लेके, सेल्समैन की सैलरी को भी लेके बनाया जाता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, बजटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। बजटिंग किस केस में डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप बजट को अप्लाई करो? तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंजेस। इस केस में कि जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एक रैपिड इंक्रीज या रैपिड डिक्रीज से चेंज हो रहा है, उस वहाँ पे जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग में, अनसर्टन मार्केट कंडीशंस में, मतलब हमें मार्केट की कंडीशंस पता नहीं है, अनसर्टन है, सर्टन नहीं है, वहाँ पे अप्लाई करना है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई भी प्रोडक्ट्स की हमें अनसर्टेनिटी है, मार्केट की कंडीशन की हमें अनसर्टेनिटी है, जो प्रोडक्ट है उनके प्राइजेस की अनसर्टेनिटी है कि वो एकदम से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हम बजटिंग नहीं कर सकते उस चीज़ की। हमें नहीं पता होगा कि हमने जो वैल्यू रखी हुई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी बिल्कुल या एकदम से स्पाइक हो जाएगा उस वैल्यू में। तो उस केस में क्या होता है, बजटिंग डिफिकल्ट हो जाती है केस। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का 40 क्वेश्चन, वो है अ मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ। जो एक मास्टर बजट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ऑप्शन ए सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मैं अगर आपको बताऊंगी तो वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो एक मास्टर बजट है, एक अच्छा मास्टर बजट जिसको माना जाता है, उसमें सेल्स बजट भी होता है, प्रोडक्शन बजट भी होता है और मटेरियल बजट भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। सो एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। इस पर मैंने आपको पिछले सालों के जितने भी JKSSB के क्वेश्चन पेपर में अकाउंटेंसी के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs पूछे गए हैं, मैंने इस वीडियो में आपको सारे लिंक कर दिए हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में मैंने आपको JKSSB के जितने भी पिछले सालों के अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर में आपको जितने भी MCQs पूछे गए हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड, मैंने आपको सारे शॉर्टलिस्ट करके आपको इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स भी जल्दी मिल जाएँ। थैंक यू एवरीवन।